गुड इवनिंग। आप नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आज संडे का दिन है, बड़ा सुकून लग रहा होगा। डेली की भागदौड़ की दिनचर्या से आज आपको अपने लिए कुछ टाइम मिल गया होगा और होप आप लोग अच्छे होंगे और संडे को एंजॉय किया होगा। आज हम बात करेंगे क्रेडिट से रिलेटेड प्री सैंक्शन अप्रेजल की। प्री सैंक्शन अप्रेजल्स क्या होता है? जब हम कोई भी लोन देने जाते हैं तो उससे पहले जो उसके ऊपर थिंक ओवर करते हैं उसको हम प्री सैंक्शन अप्रेजल्स मानते हैं, जिसमें पहला आता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। कोई भी व्यक्ति किसी बैंक में लोन लेने आता है या बैंक उनको लोन देने जाता है, दोनों तरह की सिचुएशंस हमारे पास होती है। तो इसको हम सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस के तहत उनका आकलन करने की कोशिश करते हैं। इसमें ड्यू डिलिजेंस 3 तरह का होता है। बोरोवर ड्यू डिलिजेंस। बोरोवर ड्यू डिलिजेंस होता है कि वो जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, जो ऋण के लिए अप्लाई कर रखा है, वो कहाँ रहता है, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या है, वो क्या करता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जो लोन्स के लिए जिस पर्पस की एक्टिविटी के लिए अप्लाई किया है वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो उसकी बोरोवर की आइडेंटिटी और एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, उनको पर्सनल विजिट से उनके द्वारा जमा की गई दस्तावेज़ों के आधार पर आकलन करते हैं, जिसको हम बोरोवर ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। दूसरा पार्ट आता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस मीन्स उससे जो एक्टिविटीज़ के अप्लाई किया है या जो उसका पास्ट एक्टिविटीज़ है या फ्यूचर में जो एक्टिविटीज़ होगा उससे संबंधित जो भी फाइनेंशियल पेपर सबमिट किया है, जैसे ITR है, GST है, बैलेंस शीट्स है, CMA डाटा है, उसका आकलन करते हैं। उन्होंने जो डाटा दिया है वो रियली में उनके जो रिलेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स है, जो उन्होंने अकाउंट में स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, और जो उन्होंने फाइनेंशियल पेपर सबमिट किया है, वो दोनों का मैचिंग हो रहा है कि नहीं, इसको हम टैली करते हैं और फाइनल डिसीजंस की ओर अग्रसर होते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। तीसरा आता है ड्यू डिलिजेंस में सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस। सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस ये होता है जब भी बैंक कोई लोन देती है तो उनको सुरक्षा का एक भावना मन में आता है कि जो कस्टमर लोन लेगा वो हमें सिक्योरिटी क्या देगा। जो भी वो प्रॉपर्टी ऑफ़र कर रहा है या जो भी सिक्योरिटीज ऑफ़र कर रहा है या पोस्ट सैंक्शन जो हमें सिक्योरिटी प्राप्त होगा, उनका ड्यू डिलिजेंस करना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी प्रॉपर रख रखाव करना, वो मॉर्गेज के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इसको हम सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। इस तीनों प्रक्रिया को, जो बोरोवर ड्यू डिलिजेंस है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है और सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस है, इनको हम 3 स्टेज में करते हैं। एक तो होता है प्री सैंक्शन स्टेज, दूसरा प्री डिसबर्समेंट स्टेज और तीसरा होता है पोस्ट डिसबर्समेंट स्टेज। तो हम इसको क्विकली रिकैप करेंगे। हमने ड्यू डिलिजेंस की बात करी, जिसमें 3 तरह का ड्यू डिलिजेंस होता है: बोरोवर ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस। इस ड्यू डिलिजेंस को निर्वहन करने के लिए हम 3 स्टेज को ऑप्ट करते हैं। पहला होता है प्री सैंक्शन स्टेज, मतलब बिफोर सैंक्शनिंग। किसी भी लोन को स्वीकृति करने से पहले जो हम प्रक्रिया ऑप्ट करते हैं उसको प्री सैंक्शन स्टेज कहते हैं, जिसमें जनरली बोरोवर ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है। दूसरा हमें स्टेज जो होता है इनको ड्यू डिलिजेंस निर्वहन करने की प्री डिसबर्समेंट, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। जो सिक्योरिटी हमें ऑफ़र की गई मॉर्गेज के लिए, सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस को मेजर करने के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशंस रिकमेंड की गई है उसे हम प्री डिसबर्समेंट स्टेज में कंप्लाइंस करते हैं। तीसरा होता है पोस्ट डिसबर्समेंट। पोस्ट डिसबर्समेंट के बाद जो भी हमने उनको पेमेंट किया, सप्लायर को पेमेंट किया है, या जो उन्होंने पोस्ट बिल सबमिट किया है, या जो सिक्योरिटी मॉर्गेज किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, उन्होंने जेन्युइन है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस के तहत और पोस्ट डिसबर्समेंट स्टेज के तहत। तो आप
आप सभी इससे खुद अवेयर होंगे कि ड्यू डिलिजेंस 3 प्रकार के हो गए: बोरोवर ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एंड सिक्योरिटी ड्यू डिलिजेंस। इसको निर्वहन करने के 3 स्टेज है: प्री सैंक्शन स्टेज, प्री डिसबर्समेंट स्टेज एंड पोस्ट डिसबर्समेंट स्टेज। अब हम बात करेंगे जो भी पेपर्स हमें प्राप्त होती है ऋणी के द्वारा या ऋण लेने वालों के द्वारा, जो भी बैंक उनसे डिमांड करती है, कोई भी बैंक डिमांड करती है, तो उसकी जेन्युइननेस हम कैसे चेक करते हैं, वो सही है या गलत है या सम इज़ रॉन्ग इन पेपर्स है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका सबसे 2019 से आरबीआई ने इसको कंपलसरी कर दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स सीए द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हर एक फॉर्म्स से और उनके लेन देन से रिलेटेड होता है, तो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करेंगे उसमें यूडीन नंबर मेंशन करेंगे, या इधर बैलेंस शीट हो या जीएसटी स्टेटमेंट्स हो या नेटवर्क सर्टिफिकेट हो, व्हाटएवर जो भी सीए हमें सर्टिफिकेट देंगे, उस हर एक सर्टिफिकेट पे उनका यूडीन नंबर दर्ज होना मैंडेटरीज है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है और 2019 से इनको मैंडेटरी कर दिया गया है। अब हमने लोन करने की बात कर ली, लोन्स में पेपर लेने की बात कर ली। बीच में ऐसा होता है कि लोन स्वीकृत होने से पहले यदि हमें उसे रिजेक्ट करना पड़ा, तो हमें इसमें अहम बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई को कंप्लाइंस करते हैं। जब भी रिजेक्शंस की बात आती है, कुछ लोन को, जैसे जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन है, जो जैसे लाइक प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, लोन टू SC ST, MSC, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, तो इसमें हमें जो भी लोन्स को रिजेक्ट करेंगे, वो जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ होते हैं उनसे एक स्टेप ऊपर के अथॉरिटी से या उनके कंट्रोलिंग ऑफिस से उनकी स्वीकृति लेनी होती है। जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हैं वो रिजेक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। अतः उनको जब भी रिजेक्ट करने की नौबत या बैंक्स के हिसाब से यदि वो वाइबल नहीं हो रही है, तो उनको चीज़ों को प्रॉपर कम्युनिकेशन के तहत वो अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी या कंट्रोलिंग ऑफिस को कंफर्म करेंगे, और उनको फिर जब वहाँ से अप्रूवल मिलेगी तब वो रिजेक्ट कर पाएंगे। हम जो भी कोई फाइनेंशियल पेपर होते हैं उसमें लेटेस्ट फाइनेंशियल डाटा या लेटेस्ट बैलेंस शीट लेने की हमें मैंडेटरीली उनसे लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ कहीं कहीं पे क्रेडिट रिस्क रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो हम बैलेंस शीट के आधार पे, ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पे ही उनको कंक्लूजन पे पहुँच पाते हैं। तो ये बोरोवर से टाइमली रिक्वेस्ट करना होता है कि उनको ऑडिटेड बैलेंस शीट देने के लिए टाइमली से रिक्वेस्ट किया जाए, ताकि कोई भी प्रपोजल टाइमली सैंक्शन हो पाए। दूसरी चीज़ आती है प्री सैंक्शंस पार्ट में, कि जो भी हम डिसीजंस लेते हैं या जो भी सैंक्शन में स्टिपुलेशन देते हैं, ये सारे इशूज बोरोवर को नोन हो। बिफोर कन्वेइंग टू द सैंक्शन लेटर ईच एंड एवरी स्टिपुलेशन या जो भी कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस है, बोरोवर को ईच एंड एवरी टर्म एंड कंडीशन शुड बी एक्सप्लेन्ड इन ए प्रॉपर वे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बैंक के रिपुटेशन के हिसाब से भी और बोरोवर द्वारा आगे की अपनी जो भविष्य में जो इस यूनिट को चलाने जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उनको बैंक की जो भी टर्म एंड कंडीशंस है उनके लिमिट के साथ स्टिपुलेट की गई है, उनको समझना जरूरी है, और हमारा बैंकर का दायित्व है कि उनको समझाएं। प्री सैंक्शन में बैंकर्स को अहम बात ध्यान रखनी है, जो भी उनकी डिफाइंड सैंक्शनिंग पावर है वो उतना ही यूटिलाइज करेंगे। यदि किसी कंडीशंस में उनको लिमिट एक्सीड करनी पड़ती है या उनको अपने हायर ऑफिसर से अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, तो उनको 3 दिन के अंदर, सैंक्शन के 3 दिन के अंदर उनके नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है, ताकि वो समय से अप्रूवल प्राप्त कर पाए और आगे की कार्रवाई समय से की जा सके। यह अतः बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। दूसरी चीज़ जो हम प्री सैंक्शन पार्ट में लेते हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स है, नेटवर्थ है, जो भी फंड का यूटिलाइजेशंस है
वो बैलेंस शीट हिसाब से हम मैच करते हैं, लाइक जिसमें हमें इंश्योर करना होता है कि कोई भी फंड का डाइवर्सन ना हो, कोई भी फंड्स की साइफनिंग ना हो। जिस एक्टिविटीज़ के लिए फ़ंड दिया जा रहा है उनको उन्हीं एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करें। खास के एक बात ध्यान रखने योग्य होती है कि ट्रेडिंग पर्पज़ से जो भी लोन हम देते हैं उसको वो बरोवर कभी भी हेजिंग पर्पज़ के लिए यूटिलाइज ना करें, जैसे कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, शेयर मार्केट्स एंड अदर हेजिंग एक्टिविटीज़ में वो उस फंड को, बैंक्स लोन को यूटिलाइज ना करें। हमें ये इंश्योर करना होते हैं प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के तहत। जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है, उसके अलाइड कंसर्न होते हैं, उससे रिलेटेड कंसर्न होते हैं, रिलेटेड कंपनी होती है, तो उनको जब भी हम लिमिट डिसाइड करते हैं तो उनकी पेरेंट्स कंपनी की जो लिमिट है उनको इन कंसिडरेशन लेके हम फाइनल कंडीशंस में, फाइनल कंक्लूजन में और उनको लिमिट अमाउंट को डिसाइड्स करने में आगे बढ़ते हैं। अतः जब भी अलाइड कंसर्न को आप लिमिट देने जा रहे हैं तो उनकी पेरेंट्स या जो भी सिस्टम कंसर्न है सारा का लेखा जोखा हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। हमें कैश फ्लो की भी ध्यान रखनी पड़ती है। जो भी सीजनल इंडस्ट्री है उनका एक पीक लेवल होता है, जो भी सीजन होता है उनका पीक लेवल होता है। उनका रिक्वायरमेंट उस समय में जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है उनके हिसाब से हम उनको कैश फ्लो प्री सर्टेन करना होता है, जिसको हमें ध्यान रखना आवश्यक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें प्री सैंक्शंस में हमें मार्जिन की काफ़ी ध्यान रखनी पड़ती है। खासकर जो प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है उनको सैंक्शन में प्री स्टिपुलेशंस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पे या जो भी अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन होता है हमें क्लियरली मेंशन करना होता है, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ इक्विटी जो भी हो मेंटेन रखा जाए कंपनी द्वारा, और उनको लॉस ऑब्जर्वेशन में जो फ्यूचर लॉस इन केस होती है तो वो प्रॉपर ऑब्जर्व हो जाए। अतः जो भी अपफ्रंट मार्जिन है वो प्रॉपरली स्टिपुलेशंस सैंक्शन लेटर में मेंशन होना चाहिए, जिससे कि कंपनी की इक्विटी हेल्थ साउंड रहे। प्री सैंक्शन में सबसे अहम पार्ट होता है स्पॉट वेरिफिकेशन। वो प्री सैंक्शन हो या पोस्ट सैंक्शन हो, हमें बैंक के नियमानुसार इनको टाइम टू टाइम निर्वहन करने की ज़रूरत होती है। और जब भी आप स्पॉट वेरिफिकेशन करें, उनको कोशिश करें कि जो भी सिक्योरिटीज ऑफ़र की जा रही है, जो भी बिजनेस पैलेस है, जो भी रेसिडेंशियल पैलेस है, उनको एक बार आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करिए और उनको रिकॉर्ड्स पे मेंटेन करिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी होती है जो हमें प्री सैंक्शन में सिक्योरिटी मतलब डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसमें काफ़ी आए दिन फ्रॉड्स होते रहते हैं। तो टाइटल डीड लाइक लेमिनेटेड टाइटल डीड्स है, फोटोकॉपी ऑफ टाइटल डीड, कलर फोटोकॉपी ऑफ टाइटल डीड, मल्टीपल टाइटल डीड, इनको अवॉइड करना चाहिए। मे भी इसमें मिस होने की चांसेस रहती है, लेकिन फिर भी हमें जो सर्च रिपोर्ट है, जो भी अप्रूव्ड एडवोकेट से नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स एडवोकेट द्वारा सबमिट होता है उनको भी हमें लोकल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वेरीफाई करना चाहिए, ताकि फ्यूचर इन फ्रॉड से बचा जा सके और बैंक का रेपुटेशन बचा रहे। जो भी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है उनको सरसाई पोर्टल पे प्री सैंक्शन हमें वेरीफाई करना होता है। ये कहीं और तो मॉर्गेज नहीं है, कहीं मल्टीपल मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी तो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अतः आप सरसाई पोर्टल पे इनको वेरीफाई करना मैंडेटरी, बैंक के हिसाब से मैंडेटरी भी है कई बैंकों के हिसाब से, और इनको हमें कंप्लाइंस भी करना है। दूसरा होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड की जा रही है वो भी हमें उनके MCA के साइट से चेक करना होता है कि इन्होंने प्रॉपर जो फाइनेंशियल डाटा दिया गया है वो प्रॉपर है कि नहीं, या बैंक का इंटरनल कुछ मैकेनिज्म है जहाँ से भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी होती है जो पैन नंबर दिया जाता है, उनको पैन के ऑनलाइन इनकम टैक्स के साइट से वेरीफाई करिए। GST नंबर आता है, उनको GST के साइट से वेरीफाई करिए। ये एक बार ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको लगेगा वेरी हैक्टिक शेड्यूल्स है, लेकिन आप सोचिए कि किसी को आप 10 करोड़ लोन देने जा रहे हैं और सारी चीज़ आप देने से पहले कंप्लाइंस कर ले रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। इन फ्यूचर आप काफ़ी कॉन्फिडेंस और आपकी बैंक की रेपुटेशन बनी रहेगी और कस्टमर का कैश फ्लो भी जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो हमें प्री सैंक्शंस पे ये सारी चीज़ों को काफ़ी मैंडेटरीली फॉलो करना होता है।
अभी आए दिन हमने देखे कि लोग लोन ले लेते हैं और विदेश चले जाते हैं। तो इसमें आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमें एक रिपोर्ट्स लेनी होती है। ये नॉर्मल केस में नहीं लेना होता है। जहाँ भी 50 करोड़ से ऊपर की लोन है, इन्हें CEIB से एक रिपोर्ट्स बिफोर द सैंक्शनिंग हमें लेना होता है, जो मैंडेटरी है। आगे बात करते LEI की, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इसमें 5 करोड़ एंड एबव के लोन में फेज वाइज मैंडेटरी किया गया था लेना, जो आई थिंक पूरा हो गया, पूरा होने की कगार पे है। और इसको लेना मैंडेटरी ही है। इनके बिना आगे की जो प्रोसेसिंग्स होगी या जो भी फैसिलिटीज़ उस कंपनी या बोरोवर को दिया गया है वो एलिजिबल नहीं होगा। बैंक्स उसको विड्रॉ कर सकती हैं। ये गवर्नमेंट की मैंडेटरी गाइडलाइन है। और LEI की जो डाटा है, इसकी रजिस्ट्रेशन और डाटा हमें इनकी क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ से हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जहाँ तक हमने बात करी कि लोग लोन लेते बाहर चले जाते हैं, इनमें एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पासपोर्ट्स लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब जहाँ पे पासपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, उनसे एक अंडरटेकिंग लेना होता है कि जब भी वो पासपोर्ट्स बनाएंगे तो ये कॉपी वो बैंक्स में ला के सबमिट करेंगे। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। जहाँ नहीं है वहाँ अंडरटेकिंग लेना मैंडेटरी है कि पासपोर्ट जब भी बनवाएंगे वो बैंक में ला के जमा करेंगे। जहाँ प्री सैंक्शन में और एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, जहाँ भी हम टोटल वर्किंग कैपिटल्स 150 करोड़ से ऊपर की देते हैं, उसमें 60% वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन होना अति आवश्यक है और इन मैंडेटरी भी है। और जहाँ भी परफॉर्मेंस मोबिलाइजेशन गारंटी देते हैं, वहाँ एस्क्रो अकाउंट का खोलना मैंडेटरी है, जिसे हमें प्री सैंक्शंस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो भी एडवांस पेमेंट्स किया गया है पार्टी द्वारा, उनका प्रॉपर बिल, जेन्युइन सप्लायर, दोनों को वेरीफाई करके रिकॉर्ड में रखना मैंडेटरी है। आजकल कंपटीशंस के टाइम पे बोरोवर हमेशा कुछ फ्रीबीज डिमांड करते हैं, चाहे छोटी लोन हो बड़ी लोन है, तो इसको भी हम प्री सैंक्शंस पे डिसाइड्स करते हैं। और इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोरोवर का कितना लंबा रिलेशन में हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ में, हमारे बैंक के साथ में। दूसरा जो हमें ध्यान रखने की, उनकी रेटिंग की क्या स्थिति है, रेटिंग जो एलिजिबल है फ्री बीज देने के लिए उस कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई रेटिंग इंटरनल पैरामीटर्स बैंकों ने बनवाया हुआ है जो इस चीज़ को डिसाइड करता है। उसका रेवेन्यू का न्यूट्रलाइजेशंस, जो भी इनकम है उनके थ्रू हो रहा है कि नहीं। एक रेरोक फ्रेमवर्क बनाया गया है जी। ये 3-4 पैरामीटर लेके हम फ्री बीज डिसाइड करते हैं कि ही इज एलिजिबल और नॉट। क्योंकि आज के दिनों में बैंकों को बिजनेस बढ़ाने के लिए जब भी हम कस्टमर को जो भी डिमांड करता है, उनको ना लिक्विडेटिव ना रहे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स या कंप्लायंस के पैरामीटर्स इजी कर दिया गया है, जिसके आधार पे हम आकलन करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटीज़ को स्टडी करना होता है। सारे अकाउंट में ज़रूरत नहीं होती है, खासकर इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट में ज़रूरत होती है, तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा होती है, जहाँ भी अकाउंट 1 करोड़ से ऊपर की लिमिट है, वहाँ हमें पोस्ट डिसबर्समेंट, उनका डिसबर्समेंट का शेड्यूल्स एक सिस्टम में आइडेंटिफाई करना होता है, जो हम इसको पोस्ट डिसबर्समेंट के बाद इंश्योर करेंगे कब कितना अमाउंट इनको देना है। आज ही के दिनों में आरबीआई, आजकल कॉमन हो गया, आरबीआई या कोई भी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा एक इंडस्ट्री न्यूज़लेटर रिलीज होता है, जिसमें हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव या सेंसिटिव टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का आकलन करते हैं और कहाँ हमें फाइनेंस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री न्यूज़लेटर के थ्रू हम आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम दिया। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।